एक सेकंड। ठीक है, विजिबल है? यस सर। ओके ओके। स्टैटिस्टिक मेथड ऑफ सिंगुलर सेंस, इसमें फीचर्स ही, इसको फीचर्स भी बोल सकते हैं, और सिंगुलर सेंस में हम लोग उसका अदर नेम स्टैटिस्टिकल मेथड भी बोलते थे। तो हम बोल सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड जो होते हैं किस चीज के, सिंगुलर सेंस के, क्या क्या मेथड होते हैं। सबसे पहला चीज होता है ना सिंगुलर सेंस में, कि हम लोग जो भी कलेक्टेड डेटा होता है उनके ऊपर स्टैटिस्टिकल मेथड लगाते हैं और इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं। जो भी हमारे पास अभी तक प्लूरल सेंस में इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्शन हुआ था, उनका डील करना है, उनको कुछ ना कुछ किसी तरीके से मैनेज करना है कि ये क्या हो जाए, हमारे लिए एक इंफॉर्मेटिव वे में हमें प्रेजेंट कर सके ये जो डेटा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है इसके अंदर, ये सारी चीजें आती हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा बोलता है कि जो डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है या फैक्ट्स हैं, सबसे पहले हम कलेक्शन करेंगे उनका, क्योंकि एक सिंगल फैक्ट हमें रिजल्ट नहीं देगा, तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट तो ये काम हमें करना ही करना है ना। और डेटा को कलेक्शन करने के लिए जो है हम लोग प्लूरल सेंस का यूज करते हैं, यानी कि अलग अलग लोगों को लगाते हैं। और कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है ये हम लोग अभी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। इस बुक के चैप्टर नंबर 3 में कलेक्शन ऑफ डेटा का कितने तरीके होते हैं डेटा कलेक्ट करने के। डायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, टेलीफोनिक वे होता है, इंटरव्यू होता है, क्वेश्चन होता है। ये सारी चीजें हम लोग पूरा कलेक्शन ऑफ डेटा डिटेल में अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, इस चैप्टर के जस्ट पर। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मैम हाँ, कलेक्शन ऑफ डेटा प्लूरल सेंस में होता है, लेकिन जब हम लोग सिंगुलर में आते हैं तो इसमें पूरा जितना स्टैटिस्टिकल मेथड है ना, सारी चीज को अप्लाई करते हैं। यानी कि सिंगुलर के अंदर प्लूरल का भी एक पार्ट आ जाता है, तब जाके सिंगुलर कंप्लीट बनता है। सिंगुलर इनकम्प्लीट है जब तक उसमें प्लूरल का जो मेन वर्क है वो जब तक ये इंक्लूड ना हो, मतलब कि कलेक्शन वाला वर्क इंक्लूड ना हो। ठीक है, ओके। सिंगुलर सेंस एक वास्ट, हम ब्रॉडर वे में कह सकते हैं, ब्रॉडर सेंस है। और और जो है वो बस क्या है, उसमें सिंपल एक काम होता है प्लूरल सेंस में। ठीक है, फिर है कलेक्शन करने के बाद जो हमने डेटा एक साथ कलेक्ट कर लिया था सारे लोगों का, सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, तो हम उसे क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, है ना, डेटा को। और ये हम लोग कल भी पढ़ रहे थे, कुछ एक एग्जाम्पल दिया था ना हमने, अगर किसी बच्चों का ABC बच्चों का मार्क्स कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि जैसे हम उसे कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। मान लो कुछ बच्चों की हाइट भी ली गई थी, कुछ बच्चों का वेट भी लिया गया था, तो हम एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे हाइट का कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे वेट का कॉलम बनाएंगे, है ना। और उसके बाद बच्चे का नाम लिखेंगे, ए इनकी हाइट, इनका वेट, फिर बी बच्चे का नाम लिखेंगे, फिर उसकी हाइट, उसका वेट। तो एक प्रॉपर वे में क्या करेंगे, सारे डेटा को अरेंज करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि हमें बार बार इधर उधर जाके ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह पे हमें इकट्ठा सारा चीजें मिल जाए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के ऊपर भी एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। कलेक्शन पढ़ने के बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन को और डिटेल में पढ़ना है कि कैसे कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, कैसे उसको क्लासीफाई किया जा सकता है या एडिट किया जा सकता है। मान लो पैराग्राफ फॉर्म में हमें इन्फॉर्मेशन लिख दी है, तो हमें उसको टेबल फॉर्म में चेंज करना रहेगा, टैबुलेशन बनाना रहेगा, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद है थर्ड वाला कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कह रहा है कि डेटा जब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, यानी एक जगह पे पहले अच्छे से उसकी कैटेगरी बना के, ग्रुप बना के लिख दिया, अब हम उसको प्रेजेंटेबल ऐसा बनाएंगे कि लोग जो भी उसको देखे, अगर कोई लेमैन है, लेमैन मतलब कि अगर जिसको स्टैटिस्टिक्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है ना, वो एकदम पहली बार स्टैटिस्टिक्स मतलब ये सब देख रहा है, उसको पता भी नहीं कि होता क्या है, तो उसको भी समझ में आ जाना चाहिए कि डेटा जो है, ये इंफॉर्मेशन है, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट किया जाता है कि वो किसी न्यू पर्सन को भी, जिसको कोई नॉलेज उसके बारे में ना हो, उसके लिए भी इजी टू अंडरस्टैंडेबल बन जाए, है ना। जैसे कि हम उसको अगर ये ग्राफ फॉर्म में बता देंगे कि मान लो ये
ए का था, ये बी का है, ये सी का है मार्क्स, ये डी का है और ये ई का है। ठीक है, सॉरी ये ऐसे दिया हुआ है ग्राफ में, या एक टेबुलेशन फॉर्म में दिया हुआ है, बार ग्राफ में दिया हुआ है कि ये ए के मार्क्स हैं, ये बी के मार्क्स हैं, फिर ये सी के मार्क्स हैं। तो हम क्या ए बी सी इसको डायरेक्टली बस एक ग्लांस में, एक झटके में देख के नहीं बता सकते हैं कि किस किस बच्चे का मार्क्स ज्यादा आया है, ए का आया है या बी का आया है या सी का आया है, डायरेक्टली देख के बता सकते हैं ना। Yes. हाँ, बी का टैब जो है, टैबुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा, बी का बार सबसे ज्यादा हाई, इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो मार्क्स होगा इसका भी सबसे ज्यादा ही मार्क्स आया होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, सी के और ए के कंपैरिजन में। और यहाँ पे भी जो है इसका जो है ग्राफ जो है सबसे हाई है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ डायरेक्टली देख के ऐसा डेटा प्रेजेंट हो गया कि हम सीधे से एक बार में देख के इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या, प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन में कई मेथड होते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है, पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट भी हम लोग पढ़े होंगे मैथ्स में, है ना, जो पाई चार्ट बनाते हैं सर्कल में एंगल बना बना के। और क्या होता है, और जो है बार ग्राफ होता है, पिक्टोग्राफ होता है, टेलीमार्क्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये पूरा हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में। क्लियर हुआ। उसके Yes, ma'am. उसके बाद है एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा में होता है कि जब हमने ये प्रेजेंट कर दिया था डेटा, तो वही अभी हम जो देख के समझ रहे थे ना, सोचने वाला काम, जो हमारे थिंकिंग वाला काम होता है ना, तो उसको देख के समझना पड़ता है। ये तो बहुत इजी प्रेजेंटेबल था। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, उसमें कई सारे नंबर, कई सारी क्वांटिटी दी रहती है, तो उसको एनालाइज करने के लिए हम कभी कभी एवरेज निकालते हैं। एवरेज मतलब मीन मीडियन मोड होता है, उस वे में हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। या डिस्पर्जन होता है ना, मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक टूल होता है, उसको यूज करेंगे हम लोग और इसको चैप्टर भी अच्छे से पढ़ेंगे। इंडेक्स नंबर होता है, कई सारे टूल होते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए होते हैं, है ना। तो रैंक को रिलेशन होता है कि दो नंबर में क्या क्या रिलेशन है, ये सब पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें हमें कॉम्प्लेक्स डेटा की एनालिसिस करने में हेल्प करती हैं, ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें हमें आगे चैप्टर्स में पढ़ने हैं, आगे वाले चैप्टर में। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम एनालाइज कर लेते हैं, तो फिर हम उसमें से कंक्लूजन निकालते हैं उस एनालाइज डेटा के बेसिस पे कि क्या कंक्लूजन निकला या हमें क्या रिजल्ट पता चला। बात समझ में आई। Ma'am, interpretation of data. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है कि ड्रॉइंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालाइज। जो फोर्थ वाले स्टेप पे हम लोग ने डेटा एनालाइज किया था, उसमें मान लो कंपेरेटिव स्टडी कर रहे थे दो दो वैल्यूज के बीच में, तो जब यहाँ पे इसका ये सॉल्व करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में बताएगा कि हाँ क्वांटिटी ए जो है वो कम है क्वांटिटी बी से, ये कंक्लूजन निकल के आएगा ना। तो यही रिजल्ट जो होता है, इसी को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। जब तक हम इसको सोचने का काम कर रहे हैं, इसके समझने का काम कर रहे हैं, तब तक हम उसको एनालाइज का काम, एनालिसिस का काम कहते हैं। लेकिन जहां आंसर निकल आता है, वो बन जाता है इंटरप्रिटेशन। समझ में आया। Ma'am. कोई प्रॉब्लम इसमें। No. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इसमें कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, देखो स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंक्शंस होते हैं, मतलब अभी तक हम लोग ने जितनी चीजें पढ़ी वो तो अलग अलग टर्म्स करके पढ़ रहे थे, लेकिन उन्हीं सबको मिला के कुछ स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन भी बनता है, उसके कुछ काम होते हैं। स्टैटिस्टिक्स से अभी तक हमें क्या समझ में आया, स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो बहुत सारे जो नंबर्स रहते हैं, यानी डेटा रहते हैं, जो फैक्ट रहते हैं, एग्रीगेट फैक्ट, उनको वो उनको वो सिंप्लीफाई कर देता है। क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है। जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, यानी कि जो डिफिकल्ट डेटा थे, ये सारी इंफॉर्मेशन थी ना, उनको वो सिंप्लीफाई करने का काम करता है स्टैटिस्टिक्स, है ना। सिंप्लीफाई कैसे करता है, बहुत सारे
हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स हमें दिए हुए थे, हंड्रेड्स ऑफ जो फिगर्स दिए हुए थे, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन थी। अब उनको देख के हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें लिखा क्या है, इतने सारे कॉम्प्लेक्स डेटा हैं, इसमें से क्या कंक्लूजन निकालना है। तो हम क्या कर सकते थे उसको, इतने सारे जो डेटा रहते थे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं, इतने सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हैं, अब इसको हम लोग करेंगे क्या, क्या करना है, क्या कंक्लूजन निकालना है, इसको कैसे अरेंज करें, ये सारी चीजें कुछ नहीं समझ में आ रही हैं। तो स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल मेथड लगाएंगे जब उसके अंदर, तो वो क्या कर देगा, कॉम्प्लेक्स डेटा को क्या कर देगा, सिंप्लीफाई कर देगा। स्टैटिस्टिक्स का काम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करना। ओके, समझ में आई बात? Yes, ma'am. ओके, नाउ No, ma'am. नहीं आई? No, ma'am. अच्छा, देखो वो बोल रहा है ना कि जो हमारे डेटा हम लोग ने एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में या जो हमारा स्टैटिस्टिक्स में प्लूरल सेंस होता था कि डेटा को कलेक्शन करना, जो कलेक्टेड डेटा होते थे वो क्या होते थे, अभी तो कुछ छोटे एग्जांपल लेंगे तो बहुत कम दिखेगा, कम कम वैल्यूज निकलेगी, फिगर्स निकलेंगे, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। लेकिन अगर अभी ऐसे आगे चलते चलते जो है, कभी कभी डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। मान लो ये हम लोग पता करते हैं कि एक पूरे सिटी के अंदर, एक शहर के अंदर कितने लोग जो हैं वो एज ग्रुप के से एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ये पता करना है। या कितने लोग एजुकेटेड हैं, है ना, या कितने जो हैं एजुकेटेड हैं, या कितने जो हैं एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड पीपल हैं। तो इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो हम बस हर घर में जाके उसको लिखते रहेंगे कि यहाँ 4 लोग रहते हैं, काम करते हैं, या 5 लोग काम करते हैं, इस घर में 6 लोग काम करते हैं, इस घर में 2 लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जो है ना, बस रॉ डेटा कलेक्ट होगा, एक जगह पे कलेक्शन हो जाएगा नंबर्स का। उससे हमें कुछ पता नहीं चल पाएगा कि इसमें से कौन वाले एम्प्लॉयड थे, किसमें से कौन वाले अनएम्प्लॉयड लोग थे। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, उस डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, एक एम्प्लॉयड का कॉलम बनाएगा, एक अनएम्प्लॉयड का कॉलम बनाएगा, और उसमें सारे इन्फॉर्मेशन अलग 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 करके लिखेगा, एरिया वाइज भी डिवाइड करेगा। स्टैटिस्टिकल मेथड में यही काम होता है कि हर चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना और प्रेजेंट करना। तो वो सब तो बताएगा कि ना, कि जो सिगरा वाला एरिया है उसमें इतने लोग एम्प्लॉयड थे, जो दूसरा वाला एरिया है उसमें इतने लोग एम्प्लॉयड थे और इतने लोग अनएम्प्लॉयड थे। फिर उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में चेंज करेगा, और एक परसेंटेज मेथड से या एवरेज मेथड पे उसमें स्टैटिस्टिकल टूल लगा के ये भी बताएगा उसमें बाद में कि जो है टोटल पॉपुलेशन में से वाराणसी के इतने परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड हैं, इतने परसेंटेज ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये क्या करता है, स्टैटिस्टिकल मेथड लगा के हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल वे में चेंज कर दिया। किया? हाँ, Yes, ma'am. समझ में आई बात कि कैसे कॉम्प्लेक्स डेटा को एक सिंपल वे में, इतने सारे नंबर, पूरे शहर के पूरे जितनी भी वाराणसी की पॉपुलेशन थी उनके हमें फिगर्स मिल गए थे। इतना कॉम्प्लेक्स बन गया था वो, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। उन लाखों लोगों के फिगर्स को एक सिंपल परसेंटेज के फॉर्म में हमें बता दिया कि मान लो 30% जो है अनएम्प्लॉयड है, 70% एम्प्लॉयड है, बिल्कुल सिंपल इजी लैंग्वेज में बता दिया। तो ये क्या होता है कि इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा। फिर दूसरा फंक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का, टू प्रेजेंट फैक्ट इन डेफिनेट फॉर्म। जो फैक्ट्स होती हैं उसको डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट करता है। मतलब इसका ये मतलब होता है कि जो भी स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, है ना, जैसे कि मान लो किसी बच्चे का मार्क्स लिखते हैं, अगर हम, देखो एक सेकेंड, किसी बच्चे का हमने या किसी सब्जेक्ट में मार्क्स लिखा कि इसने यहाँ पे 40 पाया, है ना, फिर 50 पाया, फिर 20 पाया, फिर 30 पाया, इतने मार्क्स पाए। और लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस बच्चे का एग्जाम के पहले उसकी तबीयत खराब थी, या उसको एग्जाम आने में देर हो गई थी, या उसका प्रिपेयर नहीं था, या उसकी कॉपी खो गई थी, या जो है वो बच्चे को इंफॉर्मेशन नहीं था कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम है। ये क्या रीजन था, ये जो वेरियस रीजन होते हैं उसके मार्क्स को इफेक्ट करने के लिए, उसके मार्क्स में कोई ना कोई चेंज लाने के लिए, क्योंकि किसी में 40 पाया, किसी में 50 पाया है, किसी में 20 पाया है वो बच्चा, तो उसके पीछे के जो रीजंस हैं वो रीजंस हमको नहीं पता। तो स्टैटिस्टिक्स ना ये करता है कि जो भी डेटा, जो भी फैक्ट होती है, फैक्ट वही डेटा को बोला जा रहा है यहाँ पे, उनको एक डेफिनेट फॉर्म में, डेफिनेट फॉर्म में मतलब उनको बस एक नंबर के फॉर्म में लिख दिया,
उसके पीछे की रीजंस क्या होती है, उसमें स्टैटिस्टिक्स का कोई काम नहीं होता है, उससे स्टैटिस्टिक्स को कोई मतलब नहीं होता है। वो सिर्फ डेफिनेट फॉर्म में, मतलब कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में फैक्ट को लिख देता है, जिससे कि हम बस कंपैरिजन कर सके। ये फंक्शन होता है स्टैटिस्टिक्स का। हमें उसमें क्वालिटी वाली चीजें नहीं बतानी होती है, ना कि हमें उसमें रीजंस बताने होते हैं कि इसका ये रीजन है, उसकी वजह से हुआ था, ऐसे हुआ था। स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ डेफिनेट फॉर्म में जो है, यानी कि क्वांटिटेटिव फॉर्म में सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। क्लियर हुआ? ओके। टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, हाँ अभी हमने बताया ना स्टैटिस्टिक्स को हम ऐसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं कि हम उसमें दो फैक्ट को, दो चीज को कंपेयर कर सके। मान लो 2020 और 2021, इन दोनों में अगर हमें सेल्स कितना हुआ किसी फैक्ट्री में, इनके सेल्स को कंपेयर करना है, तो हम हर महीने के अकॉर्डिंग या हर क्वार्टरली के अकॉर्डिंग या हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग उनके सेल्स फिगर लिखेंगे कि इसमें 450 यूनिट बिकी थी 2020 में, और 2021 में 550 यूनिट्स बिकी है। इसका मतलब है इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो किस वाले ईयर में ज्यादा सेल हुआ है। तो ये सारी चीजों का कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए भी स्टैटिस्टिकल फिगर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। एवरेज के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में, ये सारी चीजें किसी भी फॉर्म में हम इनको इस स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करके आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन बोल रहा है। स्टैटिस्टिक्स हमें इस बात में भी हेल्प करता है कि अगर हमें किसी चीज की प्लानिंग करनी है या पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी मतलब उसके लिए एक पहले से एक हमें प्री डिफाइंड रूल बनाना है कि हम इसको ऐसे ऐसे ही करने वाले हैं ना। उसको करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल डेटा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब तक हमारे पास कोई टेबल या कोई प्रीवियस ईयर या पुराने साल का या पहले का इंफॉर्मेशन नहीं होता है, उसकी हम स्टडी करके ही ना तो फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे कभी भी। क्योंकि हमारा अगर मान लो कंपनी की मेरी जो है कंडीशन बहुत खराब चल रही है या पहले बहुत प्रॉफिट हुई है, पिछले 5 साल से मेरी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, तो आगे की जो प्लानिंग है उसको ही प्रॉफिट को मेंटेन करने की या और इम्प्रूव करने की, ये काम हम जब पुराने फिगर्स को देखेंगे, अपना पुराना वाला बैलेंस शीट और पुरानी वाली चीजें देखेंगे, तभी तो आगे के लिए प्लानिंग करेंगे। और वही क्या क्या हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक्स करता है, क्योंकि पुराने फिगर जो जैसे मेंशन रहते हैं, जो भी हमें प्रेजेंटेबल रहते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स का काम होता है। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? देखो देखो क्या होता है ना कि अच्छा, अकाउंटेंसी में तुम लोग ने बैलेंस शीट पढ़ा है कि क्या होता है, इसकी मीनिंग समझाई गई थी? हाँ हाँ। तो बैलेंस शीट क्या होता है, वो कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि उसकी प्रॉफिट कितनी है, उसकी लॉस कितनी है, उसका एसेट क्या है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें देती है ना। तो जब तक, और ये सारा चीजें ही, ये इसको हम स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, अगर उसको हम प्रॉपर वे में प्रेजेंट करके लिखे हैं तो हम उसको भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ठीक है। बस ये है कि लैंग्वेज बदल जाता है तो चेंज हो जाता है। तो उन सारे फैक्ट्स एंड फिगर की जब स्टडी करेंगे, हम उसको पहले पढ़ेंगे, कंपनी का बैलेंस शीट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही तो हम उसके फ्यूचर अगले आने वाले साल की प्लानिंग करेंगे कि हमें अपनी मार्केटिंग ऐसे बढ़ानी है, हमें अपना प्रोडक्शन ऐसे बढ़ाना है जिससे हम और ज्यादा लोगों तक अपना सामान बेच सके। तो ये सारी जो फैक्ट और फिगर हमें बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट ही क्या था, वो हमारा स्टैटिस्टिकल फिगर ही था, है ना। उससे हमें जब तक प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, तब तक हम फ्यूचर वाली प्लानिंग नहीं कर पाएंगे या फोरकास्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी चीज की प्लानिंग करने के लिए एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट होती है, मान लो अभी हमने वाराणसी का पॉपुलेशन की स्टडी की ना, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हाँ 30% पीपल जो है वाराणसी में अनएम्प्लॉयड हैं, तब तक गवर्नमेंट जो है उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए प्लानिंग कहाँ से करेगी। तो सबसे पहले उन्होंने स्टैटिस्टिकल सर्वे करवाया और ये पता लगाया कि हाँ 30% अनएम्प्लॉयड हैं। अब जाके गवर्नमेंट जो है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेगी, प्लानिंग करेगी कि हमें अपने सिटी में प्लानिंग वो एम्प्लॉयमेंट जो है पूरा 100% करना है, तो हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। ठीक है। पहले तो उनको ये पता होना चाहिए ना कितने लोगों के लिए हमें जॉब बनाना है। बात समझ में आई? यस मैम। ओके। फिर जो है कितने हुए, 4 पॉइंट हुए ना। तो ये फोरकास्टिंग में भी सेम चीज होती है, वही प्रीवियस ईयर की चीजों को, उनके जो भी अनसर्टेनिटी होती है या जो भी
प्रॉब्लम होती है, सेम चीज ही है, पॉलिसी बनाने की बात अलग से लिख दी है, फोरकास्टिंग करने की अलग अलग से बात लिखी है। प्लानिंग करना और करना मतलब उसके लिए कोई प्री डिफाइंड एक पूरा प्रॉपर ऑर्डर बनाना होता है। और फोरकास्ट करना मतलब एक तुक्का मारना, जैसे कल हम लोग कर रहे थे ना कि अगर कोई बच्चे का मान लो हर बार 75% मार्क्स आ रहा था, तो उसका मार्क्स जो है 10th में कितना आएगा, इसकी हम लोग फोरकास्टिंग कर रहे थे। तो स्टैटिस्टिक्स हमें इस बारे में भी हेल्प करती है कि हम उसका फोरकास्ट कर सके। हम बता सकते थे ऑन एन एवरेज उसका 70 या 75% 10th में भी आएगा, क्योंकि बचपन से लेके आज तक उसका इतना ही परसेंटेज आया है। तो स्टैटिस्टिक्स हमें फोरकास्टिंग में भी क्या करती है, हेल्प करती है। क्लियर हुई बात? Forecasting is essential to reduce uncertainty. का क्या मतलब है? क्या लिखा है फोरकास्टिंग क्या? अच्छा, टू रिड्यूस हाँ, Reduce the uncertainty. इसका ये मतलब है ना कि अगर हमने पहले से ही फोरकास्ट कर लिया कि पिछले साल मेरा बहुत ही बेकार प्रोडक्शन हुआ था, सेल्स एकदम नहीं हुआ था, मेरी कंपनी लॉस में थी, तो इस साल हम अगर उसको देख के फोरकास्ट कर लेंगे कि अगर हम यही वाला मेथड अप्लाई करेंगे इस बार भी अपने फैक्ट्री में, तो अगले साल भी मेरा प्रोडक्शन एकदम बेकार होगा, मेरा सेल्स एकदम बेकार होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, उसको हमने फोरकास्ट कर लिया, हमें पता चल गया मेरा अगर यही वाला तरीका रहा, अभी भी हम इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे तो मेरा रिजल्ट फ्यूचर में भी खराब रहेगा, ये बात पता चल गई। तो हम उसको अब क्या करेंगे, अपने मेथड को चेंज करेंगे, हम अपने अंदर नया तरीका लाएंगे पढ़ाई करने का, जिससे मेरा फ्यूचर में जो एग्जाम में फेल होने का चांस था वो कम हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर हम फोरकास्ट कर लिए पहले से ही कि ऐसा हो सकता है, तो हम आगे क्या करें, चेंज कर दिए उसको। बात समझ में आई? Yes. बुक की पीडीएफ हमने सेंड की थी, है ना? तो ये जो फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ये आपको अपने आप से जो है इसके नोट्स लिखने हैं, इस टॉपिक के फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, बस पैराग्राफ लिखिए और पूरा नहीं लिखना है, अपने लैंग्वेज में छोटा छोटा करके लाइंस को, बस अंडरस्टैंडेबल बन जाए। ठीक है? मैं अपने से लिखूं? इस वाले टॉपिक का फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का खुद से लिखना है सबको। ठीक है? ओके, क्लास ओवर कर रहे हैं, दूसरी क्लास का टाइम हो गया आपको।